साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने ईवीएम को लेके और चुनाव आयोग किस तरह से धांधली करने में, गड़बड़ी करने में किस तरह से शामिल है, इस बात को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अहम बातें हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में ये कहा गया था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। अभी ये जजमेंट आने के पहले 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के लिए क्या घटनाएं घटित हुई, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, क्या हुआ जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना पड़ा। तो इस निर्णय के पीछे 2-3 महत्वपूर्ण घटना को मैं यहाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले 2004 में चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए, तो उनको किसी ने कहा कि भाई ये जो मशीन है, ये मशीन हैक हो गई और इसके कारण आप चुनाव हार गए हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट था वो चंद्रबाबू नायडू के फेवर में था। लोगों का जो जनमत है चंद्रबाबू नायडू के फेवर में था। तो फिर भी चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने हरिप्रसाद विमरू को बुलाया, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट थे, नेट इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनको उन्होंने बुलाया और उनको पूछा कि क्या ये ईवीएम हैक हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल है, ईवीएम हैक हो सकती है। उसके उपरांत उन्होंने सोचा कि शायद मुझे जो किसान लोग हैं, फार्मर लोग हैं या आम जनता है, उन्होंने वोट नहीं दिया होगा और इस कारण मेरी हार हुई हो। इस तरह से उन्होंने उसका फॉलोअप नहीं लिया। अगेन देखने में ये आया कि 2009 का जो चुनाव होता है, 2009 में फिर से उनकी हार होती है, कड़ी हार होती है। और उस वक्त सेंटिमेंट तो पूरा उनके समर्थन में था, लोग उनके समर्थन में थे, पब्लिक उनके समर्थन में थी। पूरा आंध्र प्रदेश के लोगों को ये लग रहा था कि अभी इस टाइम चंद्रबाबू नायडू हर हालत में चुनाव जीतेंगे, मगर चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाते हैं। अभी चुनाव हारने के बाद, 2009 का चुनाव हारने के बाद, 2009 का चुनाव हारने के बाद चंद्रबाबू नायडू अगेन हरिप्रसाद विमरू को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि वेदर दिस मशीन कैन बी हैक्ड, क्या ये मशीन, ईवीएम मशीन को हैक करना संभव है, पॉसिबल है, क्या इससे धांधली करना संभव है। तो हरिप्रसाद विमरू, जो कि नेट इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये ईवीएम में गड़बड़ी करना, धांधली करना, हैकिंग करना संभव है। तो इस तरह से ये बात उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को बताई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि हमें सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के विरोध में हम जब बोल रहे हैं तो हमें
सीरियस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ हमने पेश आना चाहिए। तो इस तरह से उनका डायलॉग हुआ। और यहाँ दूसरी तरफ हमें अगर देखेंगे, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के केस को अगर देखते हैं, 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी मदुरई से चुनाव लड़ रहे थे, तमिलनाडु से चुनाव लड़ रहे थे, मदुरई लोकसभा। सुब्रमण्यम स्वामी को आउट ऑफ 1500 बूथों में से 500 बूथों पर 012 इस तरह से वोट उनको हर बूथ पर आउट ऑफ 1500 बूथ में से 500 बूथों पर उनको 012 ऐसे बूथ पर उनको ऐसे इस तरह से वोट मिलते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को लेके ईवीएम के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में अपना स्टैंड लेते हैं और 2009 के बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते और 2009 को वो दिल्ली के हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली के हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं इस रेफरेंस में। अभी ये मामला चल ही रहा था। तो इस दरमियान जिस तरह से हरिप्रसाद विमरू, इनको चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा था कि भाई आप इसमें सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए आपने, तो इस बात को लेके हरिप्रसाद दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली के प्रेस क्लब ने हरिप्रसाद विमरू इस बात को लेके एक डम्मी ईवीएम के ऊपर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हैं और वो ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, घोटाला होता है, ये वहाँ जो रिपोर्टर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग उपस्थित होते हैं, उनके सामने डम्मी ईवीएम के ऊपर वो ये प्रूव करते हैं कि किस तरह से ईवीएम में घोटाला होता है। वहाँ चंद्रबाबू नायडू और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी प्रेजेंट होते हैं। पत्रकार लोगों को ये लगता है कि ये जो मशीन है ये ओरिजिनल मशीन है और इस तरह से उन्होंने पत्रकार लोगों ने वो स्ट्रीम लाइव भी किया और जिस तरह से पत्रकारों को ये लगा कि ये मशीन ओरिजिनल है तो उन्होंने सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ, उस सारे घटनाक्रम को उन्होंने पेपर में छापा। दूसरे दिन दिल्ली में इस न्यूज़ को पेपर में आने के बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उस हंगामे के चलते इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये बयान दिया कि वो डम्मी मशीन है, प्रोटोटाइप मशीन है। हमारी मशीन से आपको ये संभावना भी नहीं है, हमारी मशीन से कभी भी कोई भी इस मशीन को हैक नहीं कर सकता। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये कहा। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने और एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने चैलेंज किया। चैलेंज करके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा कि भाई आप लोग आओ और इस ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। हम आपको चैलेंज करते हैं कि वो चैलेंज उन्होंने 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच 2009 में ये चैलेंज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के जो CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये चैलेंज किया जाता है। नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके द्वारा ये चैलेंज किया जाता है और उस चैलेंज के तहत उस दरमियान सुब्रमण्यम स्वामी और हरिप्रसाद को वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं।
तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो स्टेटमेंट दिया था उस दरमियान, एक स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने ये दिया था कि जब बैलेट से चुनाव होता था तो इट वाज रिटेल फ्रॉड, कहीं कहीं पर माइनर लेवल पर फ्रॉड होता था, लेकिन जब अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो इट वाज होलसेल फ्रॉड। इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया और उस बयान का नतीजा ये कि सुब्रमण्यम स्वामी को इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये कहा कि ये जो आपने बयान दिया है, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ आना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि ये मशीन, इस मशीन से घोटाला हो सकता है, इस मशीन से धांधली हो सकती है, इस मशीन को हैक किया जा सकता है, आपको ये प्रूव करना होगा। आप अपने एक्सपर्ट लोगों को यहाँ लेके आओ। तो सुब्रमण्यम स्वामी हरिप्रसाद और हरिप्रसाद की टीम को लेके जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में लेके जाते हैं और जाने के बाद वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी, हरिप्रसाद की टीम और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला जिन्होंने चैलेंज किया था वो उस दिन एब्सेंट थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC वो एब्सेंट थे और उनके नीचे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी एंड संपत, तो वो SY कुरैशी और संपत ये लोग वहाँ प्रेजेंट थे। साथ ही साथ BEL के लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोग, ECIL के लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग, जो पब्लिक सेक्टर है ये कंपनियां और ये EVM बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके लोग वहाँ प्रेजेंट थे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम वहाँ प्रेजेंट थी। इलेक्शन कमीशन के लोग, इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम, ECIL के लोग, BEL के लोग, सुब्रमण्यम स्वामी इनके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर, इस तरह से ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। लगभग 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। जब हरिप्रसाद विमरू को, जो कि नेट इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हरिप्रसाद विमरू को इलेक्शन कमीशन के लोगों ने EVM मशीन दी और जब हरिप्रसाद विमरू ने वो मशीन को खोलने के बाद हरिप्रसाद विमरू ने ये कहा, हरिप्रसाद जी ने ये कहा कि मुझे ये लगता था कि ये मशीन मैं 1 वीक में इसको हैक कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन अभी जब मैंने इस मशीन को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मशीन मैं आज ही हैक कर सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात को कहा तो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के लोगों ने इशारा किया, BEL के लोगों ने इशारा किया और ECIL के लोगों को, BEL के लोगों को, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के जो लोग हैं जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनको समझ में आया कि इस बंदे को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर संपत उनको इशारा करते हुए इशारा किया। जैसे ही इशारा किया तो इलेक्शन कमिश्नर संपत इन्होंने कहा, मिस्टर हरिप्रसाद प्लीज स्टॉप इट, आप बिना हैंड टच, विदाउट हैंड टच आप EVM मशीन को हैक करके दिखाओ। सुब्रमण्यम स्वामी बाजू में बैठे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल विदाउट हैंड टच, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो सुब्रमण्यम स्वामी को ECIL के लोगों ने, BEL के लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये पेटेंट है, आप इसको बिना हैंड टच। उसके पहले क्या हो रहा था,
हरिप्रसाद के साथ जो लोग आए थे वो लोग कोई फ़ोटो निकाल रहे थे, कोई नोटिंग कर रहे थे। ये सारा सिचुएशन हो रहा था और हरिप्रसाद ने जैसे वो मशीन को ओपन किया तो ये सारी घटनाएं घटित हुई। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब आर्गुमेंट किया तो इलेक्शन कमीशन के साथ ईसीआईएल के लोग, बीईएल के लोग, इन्होंने आर्गुमेंट किया कि भाई ये हमारा पेटेंट है, और इस तरह से उनको ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकाला, भगाया कि ये ईवीएम जो है आप बिना हैंड टच आप हैक करके बताओ, और इस तरह से उनको बाहर निकाला, बाहर भेजा। 25 मिनट का रिकॉर्ड है, शायद अभी वो डिस्ट्रॉय किया होगा। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस रिकॉर्ड को प्राप्त करने की कोशिश की, सुब्रमण्यम स्वामी को रिकॉर्ड नहीं दिया गया। इसके उपरांत क्या हुआ, ये जो है लगभग अगस्त एंड सितंबर 2009 के बीच की ये बात है। उनको वहाँ से भगाया गया, तो वीएस संपत इनके द्वारा उनको भगाया गया, और वो रिकॉर्ड का क्या हुआ पता नहीं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने जो बात ईसीआईएल और बीईएल के लोगों ने बताई थी कि इस मशीन को पेटेंट है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कहा, उन्होंने लेटर लिखा, और लेटर लिख के उन्होंने ये पूछा कि क्या इस मशीन को, ईवीएम मशीन को पेटेंट मिला है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो पेरिस में है, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने हमें एप्लीकेशन अप्लाई तो किया था। अप्लाई कब किया? 2002 में अप्लाई किया। पेटेंट के लिए अप्लाई कब किया? 2002 गया, 2003 गया, 2004 गया, 2005 गया, 2006 गया। इस दरमियान वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने बीईएल को, ईसीआईएल के लोगों को उन्होंने कहा कि हमारे कुछ डाउट्स है, उस डाउट को आप क्लैरिफाई करो। हम चाहते हैं कि उस डाउट को, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो ईसीआईएल की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ईसीआईएल के लोगों ने 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 इस दरमियान उन्होंने किसी भी प्रकार का रिप्लाई या क्लैरिफिकेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आप जो हमने जो क्लैरिफिकेशन पूछा उसका अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ करो। तो इलेक्शन जो ईसीआईएल की जो टीम है, ईसीआईएल कंपनी जो है, उन्होंने ये सारा विड्रॉ किया। जो एप्लीकेशन उन्होंने किया था वो एप्लीकेशन उन्होंने विड्रॉ किया। अभी ये घटना के बाद, मतलब ये 2006 की घटना है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ईसीआईएल के लोगों ने झूठ क्यों बोला, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। बीईएल के लोगों ने, ईसीआईएल कंपनी के लोगों ने ये क्यों कहा कि इसको पेटेंट है, जबकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट दिए ही नहीं। पेटेंट नहीं देने का मतलब होता है ये मशीन ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये मशीन भरोसा करने लायक नहीं है। एक बात ये हो गई। तो ये एक किस्सा हो गया। अभी हरिप्रसाद इसके पीछे लगे थे,
सेम टाइम में जीवीएल नरसिम्हा राव इसके ऊपर बुक लिख रहे थे, डेमोक्रेसी एट रिस्क। डेमोक्रेसी एट रिस्क बुक में ये सारी बातों को जिक्र किया गया है। डेमोक्रेसी एट रिस्क ये बुक जीवीएल नरसिम्हा राव जब लिख रहे थे और उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री में ईवीएम को किस तरह से बैन किया, इसका उन्होंने जिक्र किया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये कहा गया ईवीएम के बारे में कि ये ईवीएम का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। इस तरह से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जजमेंट दिया। ऐसे बहुत सारे कंट्री का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बाहर और किस तरह से हैकिंग करना संभव है, किस तरह से हैकिंग करना पॉसिबल है। एक जगह बैठे बैठे सारा हैकिंग, पूरे कंट्री का हैकिंग किस तरह से हुआ, किस तरह से किया गया, ये सारी बातों को उन्होंने वहाँ जिक्र किया। ये उनका बुक लिखने का काम शुरू था। उस बुक में LK आडवाणी की उनका प्रस्तावना है, उनका फॉरवर्ड है, चंद्रबाबू नायडू का मैसेज है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड गिल इनका भी मैसेज है। इस तरह से वो बुक में काफ़ी कुछ जानकारी है। बहुत सारी ईवीएम किस तरह से ईवीएम से गड़बड़ी होती है, ईवीएम से धांधली किस तरह से की जाती है, इसकी सारी जानकारी वहाँ पर मौजूद है। अभी ये हो गया पूरा का पूरा 2009 की बात, ये सारी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ईवीएम को लेके, सुब्रमण्यम स्वामी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं चेन्नई में। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2010 12 फरवरी 2010 चेन्नई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ईवीएम को लेके बुलाते हैं और उसमें इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जे एलेक्स हल्दरमैन, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट, उनको बुलाया जाता है। सेम टाइम में उस मीटिंग में रोब गॉन्ग्रिप्स, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड का ईवीएम बैन करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। और ये विकीलीक्स जो जुलियन असेंज है उनके साथी है, तो इनको भी वहाँ बुलाया जाता है, वो भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड गिल, वो भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से उसमें काफ़ी गहन चर्चा ईवीएम के ऊपर होती है। और 12 फरवरी 2010 को इसके ऊपर डिस्कशन होता है। सेम डे, नेक्स्ट डे में ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया में आता है। 13 फरवरी 2010 को पुणे में कोरेगांव पार्क, यहाँ पर जो पुणे एरिया है, वहाँ जर्मन बेकरी ब्लास्ट होता है 13 तारीख को। 13 फरवरी 2010 को शाम को 7:15 को ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में लगभग 17 लोग उस ब्लास्ट में मर जाते हैं, 56 लोग इंजर्ड होते हैं। और इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घटना को दबाने के लिए ये कांड किया हो, क्योंकि हिमायत बेग नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, बाद में 10 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है।
तो इस तरह से ये एक घटना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जो इसमें दो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल के जो दो व्यक्ति आए थे, जे एलेक्स एंड हल्दर मैन, हरिप्रसाद भी वहाँ प्रेजेंट थे उस मीटिंग में। हरिप्रसाद की इन दोनों के साथ काफ़ी लंबे समय से डायलॉग डिस्कशन हो रहा था और हरिप्रसाद इन दोनों को हैदराबाद बुलाते हैं। हरिप्रसाद विमरू उन दोनों को, जे एलेक्स को, रोब गॉन्ग्रिप्स को हरिप्रसाद हैदराबाद बुलाते हैं क्योंकि उनको ये था कि ये जो मशीन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मशीन है, ईवीएम मशीन जो है, वो मशीन उनको मुंबई के एक व्यक्ति ने इस कंडीशन पर उनको देने का प्रॉमिस किया था कि मेरा नाम एक्सपोज मत करना और विदिन 24 आवर्स में वो मशीन मुझे रिटर्न देना। इस कंडीशन पर उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं मशीन आपको लाके दूंगा और वो मशीन आप हैक करके बताना है, लेकिन ये सीक्रेट रखना है। तो जे एलेक्स, रॉब गॉन्ग्रिप्स, इनको लेके हरिप्रसाद हैदराबाद आते हैं इस मीटिंग के बाद, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। और जब वो 2 दिन के दरमियान वो मशीन मुंबई के एक व्यक्ति ने हरिप्रसाद को वो मशीन हरिप्रसाद को दी जाती है। हरिप्रसाद 24 आवर्स में उस मशीन में इन दोनों व्यक्तियों के साथ, जे एलेक्स हल्दर मैन मिशिगन यूनिवर्सिटी के एंड रोब गॉन्ग्रिप्स, इनका साथ लेते हुए उस मशीन के फ्लॉज को, कमियां खामियां, वो सारा वीडियो रिकॉर्ड करके किस तरह से हैकिंग की जाती है, उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, 2 इप्रोम्स है, उसके जरिए किस तरह से हैकिंग करना संभव है, वो सारी बातों को रिकॉर्ड में लाते हैं। हरिप्रसाद विमरू उसको रिकॉर्ड में लाते हैं। केवल रिकॉर्ड में ही नहीं तो उसके ऊपर डिटेल लिखना शुरू करते हैं, डिटेल लिखते हैं और तब तक डिटेल लिखने के बाद ये सारा हैकिंग का वीडियो वो बनाते हैं। और वो जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन जिस आदमी ने दी थी उसका नाम उन्होंने कहा था कि मेरा नाम किसी को बताना नहीं, तो वो आदमी ने वो मशीन 24 आवर्स के बाद उनको, वो व्यक्ति को, हरिप्रसाद वो मशीन रिटर्न करते हैं। ये मशीन मुंबई के एक गोडाउन से उनको प्राप्त होती है। तो उस मशीन के बारे में उन्होंने बाद में, ये मशीन जो थी महाराष्ट्र के इलेक्शन में उसको इस्तेमाल किया गया था। अभी हरिप्रसाद विमरू इन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग के समय में जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो नंबर थे उस नंबर को भी रिकॉर्ड किया ताकि इलेक्शन कमीशन के लोग ये ना कहे कि ये मशीन डुप्लीकेट है, ये मशीन हमारी नहीं है, ये प्रोटोटाइप मशीन है, ऐसा ना कहे। तो ओरिजिनल मशीन के ऊपर उन्होंने हैक किया, हैक करके दिखाया लोगों को। ये लोगों में अभी तक आया नहीं, ये हैक करके केवल दिखाया, रखा, सीक्रेट रखा। और उस आदमी ने भी कहा कि हाँ ये मशीन हैक हो सकती है, ये आपने प्रूव किया। अभी होता क्या है कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखा, वो डॉक्यूमेंट एक कॉन्फ्रेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मशीन, ये जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम, वो लोग जो पेपर लिखते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 17th ACM कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ये रिलीज़ किया जाता है अप्रैल
29 अप्रैल 2010 को। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट 25 लगभग 25 पेज का है और ये है हरिप्रसाद विमरू और जे एलेक्स अल्दरमैन, रोप गॉन्ग्रिप्स। ये पूरा डिटेल आपको नेट पे भी अवेलेबल है। indiaevm.org, इसके ऊपर ये सारा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने किस तरह से ईवीएम हैक करना संभव है उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। ये भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकती है। इसका इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी बातों को पेपर में लिख के, ये सारी पेपर लिख के ये सारी बातों को इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पब्लिश किया। डिस्प्ले में किस तरह से गड़बड़ी की जा सकती है, कंट्रोल यूनिट में किस तरह से गड़बड़ी की जा सकती है, कंट्रोल यूनिट को किस तरह से, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसको किस तरह से हैक किया जा सकता है, और उसका जो डिस्प्ले है, ईवीएम का डिस्प्ले, केवल डिस्प्ले भी चेंज किया जा सकता है, डिस्प्ले को भी बदला जा सकता है, डिस्प्ले में भी सारा धांधली का सभी जगह किस तरह से क्या क्या फ्लॉज है, कमियां खामियां क्या है, ये सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने पब्लिश किया। ये जब डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ 29 अप्रैल 2010, जिस दिन डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ उसी दिन हरिप्रसाद ने तेलुगु चैनल पर इस वीडियो को, जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो को हरिप्रसाद ने वो वीडियो रिलीज़ किया। क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन, इंटरनेशनल लेवल पर 17th ACM कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसमें इस पेपर को एक्सेप्ट किया गया और इस आधार पर हरिप्रसाद को अक्टूबर 2010 में पॉइनर अवार्ड दिया गया। इंडिया में इस तरह का अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल एक ही व्यक्ति को मिला है अभी तक। तो ये सारा होने के बाद, ये सारी बातों को उन्होंने, हैकिंग किस तरह से होती है, ईवीएम में हैकिंग करना किस तरह से पॉसिबल है, ये सारा पब्लिश करने के बाद, तेलुगु मीडिया में इसको पब्लिश करने के बाद, अभी होता क्या है, अप्रैल, मई, जून, ये सारी बातें होने के बाद मैं आपको खास एक महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहता हूँ कि अभी और क्या क्या हुआ है। हरिप्रसाद ने 29 अप्रैल 2010 को एक तेलुगु चैनल पर लाइव आकर ये दिखा रहे थे कि कैसे एक ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये ईवीएम महाराष्ट्र की ईवीएम थी, इसलिए 12 मई 2010 को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से इस संदर्भ में शिकायत की। 12 मई को इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से इस संदर्भ में शिकायत की। 12 मई को शिकायत करने के बाद, अभी देखिए 12 मई को, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने हरिप्रसाद के विरोध में 12 मई को ये बात कंप्लेंट की। उसके बाद 21 अगस्त 2010 को हरिप्रसाद को अरेस्ट किया जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने अरेस्ट करने में क्यों लगे?
4 महीना अरेस्ट करने में इसलिए लगे क्योंकि ये जो पेपर है, जिस पेपर में हरिप्रसाद और 2 लोगों ने ये सारी बातों का जिक्र किया था, वो पेपर पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए 2 जो पेपर रिलीज़ करने का डेट है 29 अप्रैल 2010, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त महीने में 21 अगस्त 2010 को हरिप्रसाद को अरेस्ट किया जाता है। 8 दिन पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और बाद में उनको वहाँ धमकाया जाता है। उस जिस आदमी ने उनको ईवीएम दी उसके बारे में पूछा जाता है, वो नाम डिस्क्लोज नहीं करते। इस तरह से हरिप्रसाद विमरू इनको पुलिस के द्वारा उस आदमी का नाम, जिस आदमी ने ईवीएम दी, उस आदमी का नाम पूछने के लिए उनको सताया जाता है और बाद में उनको 8 दिन में बेल होने के बाद हरिप्रसाद विमरू हैदराबाद में जो उनका कंपनी था, नेट इंडिया कंपनी, तो पुलिस उनके पीछे लग लग के उनका जो कंपनी के एम्प्लॉय है, उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय है, उनको बार बार परेशान करने के बाद वो एक एक करके वो कंपनी के एम्प्लॉय को प्रेशर करने के बाद, बार बार पूछने के बाद वो एम्प्लॉय वहाँ काम करना रिज़ाइन देके काम छोड़ दिया। कुछ लोगों ने बाद में वो इस तरह से उनको परेशान करने के बाद पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई। इस तरह से ये 2010 ये सारा खेल हो रहा था। अभी ये बातों को बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सपोज हो रही थी, ये बातें बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सपोज हो गई थी। दूसरी बात ये है कि साइमल्टेनियसली हरिप्रसाद की जो बातें हैं, हरिप्रसाद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस, सुब्रमण्यम स्वामी की जो केस सुप्रीम कोर्ट के पहले, सुब्रमण्यम स्वामी की केस दिल्ली के हाई कोर्ट में थी। दिल्ली हाई कोर्ट में 2009 से लेके 2012 तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की केस चली। सुब्रमण्यम स्वामी ने जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद, इन लोगों के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट मिला, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पर लगाए। मतलब ये कब लगाए? जब उनका दिल्ली के हाई कोर्ट ने केस रिजेक्ट किया, उसके बाद इस केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, फैक्ट्स के साथ, डिटेल्स उन्होंने जब प्रोवाइड किया, तब जाके 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ईवीएम में घोटाला करना संभव है। और तब जाके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। इसके बाद क्या हुआ? उसके पहले ही 11 अगस्त 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में चले गए। उन्होंने जनता पार्टी को बीजेपी में मर्ज किया। दूसरी बात यहाँ क्या होती है, जीवीएल नरसिम्हा राव जिन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क, तो उनको बीजेपी के लोगों ने स्पोक्स पर्सन बना दिया। जो जज जिन्होंने 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट दिया, उस जज को रिटायर्ड होने के बाद 2013 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट देने के बाद 2014 में रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद उनको
केरला का गवर्नर बनाया जाता है। तो वो जज चुप हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी में बीजेपी में मर्ज होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है 2016 में। सुब्रमण्यम स्वामी चुप। इस तरह से जीवीएल नरसिम्हा राव चुप, सुब्रमण्यम स्वामी चुप। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है, वो भयानक घटना ये होती है कि 8 अक्टूबर 2013 के बाद नवंबर, दिसंबर और 2014 आता है। तो 2014 में वीवीपीएटी मशीन लागू करना चाहिए था, लगाना चाहिए था। 0.33% वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। इसका मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन को नहीं लगाया। अभी इसका मतलब यह है कि धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। जो 2009 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने ये कहा था, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था, ये पुराने मशीनें हैं, ये मशीनों को आप यूज़ मत करो। मगर उन्हीं मशीनों से 2009, 2010, 2011, 12, 13 एंड 2014 दरमियान जो असेंबली के चुनाव थे, लोकसभा का चुनाव, असेंबली के चुनाव और लोकसभा का चुनाव उन्हीं मशीनों के माध्यम से किया गया जो मशीनें ओल्ड थी। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए वो मशीनें ख़राब थी, ओल्ड थी। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए वो मशीनें ट्रस्टवर्दी नहीं थी। उन्हीं मशीनों के माध्यम से चुनाव किया गया और इस तरह से धांधली की। 2004 में अगर हम इस लाइन को केवल पकड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, तो 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया, धांधली हो गई। 2009 में वीवीपीएटी मशीन नहीं थी, इसका मतलब क्लियर कट है कि धांधली हो गई। और मैंने अभी जो जितना सारा डॉक्यूमेंट बताया उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चुनाव आयोग इस षड्यंत्र में शामिल है। तो इस तरह से 2014 में क्या होता है, 2014 का चुनाव भी धांधली से, गड़बड़ी से बीजेपी जीतती है। और जून 2014 में जितनी भी ईवीएम मशीनें हैं, 9 लाख ईवीएम मशीनों को, 9,03,000 ईवीएम मशीनों को स्क्रैप घोषित किया जाता है। अभी यहाँ क्या होता है, 2014 में आंध्रा और तेलंगाना अलग किया जाता है। जो डिस्कशन आंध्रा में शुरू हुआ ईवीएम के विरोध में, आंध्रा और तेलंगाना को अलग किया जाता है। और आंध्रा और तेलंगाना को अलग करके चंद्रबाबू नायडू को पहला सीएम बनाया जाता है। डिवाइडेड आंध्रा और तेलंगाना का पहला सीएम चंद्रबाबू नायडू को बनाया जाता है। चंद्रबाबू नायडू 2004 में नहीं जीते, चंद्रबाबू नायडू 2009 में नहीं जीते, 2014 में उनको आंध्रा का सीएम बनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्रा अलग हुआ। आंध्रा अलग होते ही चंद्रबाबू नायडू को सीएम बनाया जाता है। इतनी भयानक बातें हैं कि चंद्रबाबू नायडू चुप हो गए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने हरिप्रसाद विमरू को गवर्नमेंट का, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का टेक्निकल एडवाइज़र बनाया। हरिप्रसाद बोल रहे, उनके अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उनके बोलने को अभी इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हरिप्रसाद विमरू का मामला ख़त्म। अभी 2019 में जगनमोहन रेड्डी को जितवाकर जगनमोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनवाकर, और अभी 2024 में चंद्रबाबू नायडू कुछ बोल सकते हैं
इसके पहले ही उनको जेल का उनका प्लान बनाया और अभी हेल्थ इशू पर बाहर है। तो इस तरह से चंद्रबाबू नायडू को आगे 2019 के इसमें भी बहुत खतरनाक तरीके से कांग्रेस ने उनको यूज़ किया, मोहरा बनाया। जो केस आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने डाली, उस केस के विरोध में चंद्रबाबू नायडू को खड़ा किया। उस बारे में मैं काफ़ी डिटेल में विस्तार से बताऊंगा। अभी ये 2014 तक का जो मामला है, 2014 तक इस तरह से षड्यंत्र हुआ और इस तरह से ये इन लोगों को मैनेज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज किया गया। इस तरह से इलेक्शन कमीशन, इस तरह से इतना भयानक रोल इलेक्शन कमीशन, इतने भयानक षड्यंत्र में इलेक्शन कमीशन के लोग इन्वॉल्व है, ECIL के लोग इन्वॉल्व है, BEL के लोग इन्वॉल्व है। तो इस तरह से षड्यंत्र हुआ और बाद में आज की तारीख में 2014 के बाद आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में केस गया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस गया, पटना के हाई कोर्ट में केस गया और पटना हाई कोर्ट में केस, ये सारे केसेस जो डाले गई, ये सारे केसेस VVPAT जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलोअप करने के लिए ये केसेस डाली गई। जो कि ये केसेस डालने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को RTI के माध्यम से पूछा गया कि VVPAT मशीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने RTI में ये रिप्लाई दिया कि हमें गवर्नमेंट ने अमाउंट सैंक्शन नहीं किया। उसी बात को लेके आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 2016 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इलेक्शन कमीशन के ऊपर फाइल किया। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे विस्तार से उसको किस तरह से हुआ, क्या हुआ, चुनाव आयोग ने किस तरह से चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, उस बातों को सुप्रीम कोर्ट के केसेस को लेके आपके सामने बहुत सारे विस्तार से ये बातें रखूँगा। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद।